हरियाणा भी बदलेगा, देश भी बदलेगा, दोनों जगह सरकार भी बदलेंगी और कांग्रेस पार्टी भी बदलेगी। आज आप सब यहां पे आए हैं, मोटी मोटी दो तीन बातें करूंगा क्योंकि उसके बाद चौहान साहब आपको विस्तार में बताएंगे। जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये आखिरी मीटिंग है, 5 मीटिंगों का सिलसिला 20 अगस्त से शुरू किया था। सबसे पहले जींद में किया था, उसके बाद हांसी के बाद जींद, एक मिनट 20 को जींद, 24 को हांसी, 30 को कलायत। ये वाला प्रोग्राम पहले 7 तारीख को होना था, लेकिन वो बारिशों के दिन आ गए थे और बारिश और उससे जो स्थिति पैदा हुई थी वो बहुत गंभीर थी, इसलिए इसको आगे कर दिया गया था। फिर 14 को आदमपुर में हुआ और आज 21 का ये कार्यक्रम यहाँ का है बरवाड़ा, जिसमें उकलाना और बरवाड़ा हल्के के सारे साथी आए हैं। तो वैसे तो अब तक आप सबको पता ही है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा बता दूं कि इस यात्रा की जो योजना है, इस यात्रा के बारे में जो विचार है, वो करीब 3 महीने पहले बनाया गया था और उसके बनाने के पीछे 2 मेन कारण थे। एक तो ये कि जिस प्रकार से हमारे समाज में एक बंटवारे की स्थिति पैदा की जा रही है, यहाँ धर्म के नाम पे नहीं हो सका तो जात के नाम पे करने का एक प्रयास था और धर्म के नाम पे भी आग लगाने की कोशिश करी थी आज से 2.5 साल पहले मेवात के इलाके में, लेकिन वो हमारे बुजुर्गों ने उसको संभाल लिया था, उस बात को आगे नहीं बढ़ने दिया था। लेकिन जात पात का जहर बीजेपी ने पूरी तरह से घोल दिया हमारे यहाँ। तो हमारा पहला मकसद जो था इस यात्रा के बारे में जब विचार किया गया, तो वो यही था कि जो हमारा 36 बिरादरी का भाईचारा है, उसके अंदर जो जानबूझ के जहर के बीज बोए जाने लग रहे हैं, उनको रोकने के लिए, उस खाई के ऊपर, उस खाई को पाटने के लिए यह यात्रा के बारे में सोचा गया था। और दूसरा एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि यह काम कर कौन सकता है, तो यह काम तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है और किसी के बस का है नहीं, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस वो शक्ति है हरियाणा में जो समाज के हर वर्ग से संबंध रखती है, समाज के हर वर्ग का उसमें प्रतिनिधित्व होता है। खास तौर पे गरीब और खमेरा वर्ग जो है, उसका विशेष तौर पे कांग्रेस में हमेशा स्थान रहा है। लेकिन शायद पिछले कुछ समय में इसमें कमी आ गई। ये चीज राहुल गांधी जी ने अपने वक्तव्य में भी कही कि हम शायद पिछले 12-15 साल में हम जो हमारा जो बैकवर्ड के भाई हैं या जो और पिछड़ा वर्ग है समाज का, उसका हम उस तरह से देखभाल नहीं, उस तरह से उनको नेतृत्व नहीं दे पाए जिस तरह से उनको मिलना चाहिए था, उस तरह से उनको लीडरशिप में भागीदारी हम नहीं दे पाई जो उनको मिलनी चाहिए थी। और यही कारण है कि हमसे छिटकने शुरू हो गए। कोई इन चीजों पर नहीं छिटकता कि कैटेगरी कौन सी बना दी और कौन सी कर दी। वो बीजेपी कैटेगरी बना के भी सबने ले जाए। कांग्रेस के लिए यह कह दिया जाता है कि आप इस पे नहीं बोले, इस पे नहीं बोले। वो इसलिए कि सब में सबकी कांग्रेस के अंदर भावना है। वो बीजेपी के साथ एक किसी बुलावे में गए हुए हैं, लेकिन विचारधारा की यदि बात करें तो उनकी विचारधारा सिर्फ कांग्रेस से मेल खाती है, बीजेपी से तो कोई वास्ता ही नहीं। ये बीजेपी की उपज जहां से है, ये संघ से आते हैं सारे के सारे। मैं इनको गुदड़ी के लाल की संज्ञा देता हूं। ये हमारे वर्ग जो होकर आए ना 5-7-10 साल, वहां पे हम बाहर वाले माने जाते हैं वहां हमेशा। तो वो जो विचारधारा के लोग हैं, उस विचारधारा में आप मान के चलिए, उसमें समाज के 90% लोगों का कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ वोट की खेती करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इससे ज्यादा नहीं है उनका कुछ। कभी भी आप उनकी लीडरशिप उठा के देख लेना, आरएसएस की लीडरशिप उठा के देख लेना, जितने भी उनके आज तक 8-9 सरसंघ चालक जितने हुए हैं, वो किस वर्ग से आते हैं, इसी से आपको पता लग जाएगा कि उनकी विचारधारा क्या है। उनकी विचारधारा सीधी और स्पष्ट मनुवाद की है और इस बात को कहने में झिझकते नहीं, और उसके बाद भी ये बात समझ में नहीं आती लोगों को। मनुस्मृति बनाई इस तरह से गई है कि एक शासक वर्ग होगा जो कि समाज के सिर्फ ऊपर के 5-7% लोग उसमें होंगे और बाकी पूरा समाज जो है वो उनकी सेवा में लगा रहेगा। तो वो राज रजवाड़ों का जमाना तो है नहीं, लोकतंत्र का है, वोट का है।
तो वोट खींचने के लिए उन्होंने अपना ये हथकंडा यहां भी अपना रखा है। लेकिन ये सोचो कि राज में आपकी सही मायने में हिस्सेदारी है, नहीं है और ना हो सकती। वो उनके ना दिमाग में है ना उनकी सोच में है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। मेरे को बहुत समय पहले की बात है, मेरी एक बार सीनियर बीजेपी नेता से बात हो रही थी, तो मैंने वैसे ही जिक्र किया। मैंने कहा जी, अंबेडकर की विचारधारा से बीजेपी उनको आजकल अपनाने का प्रयास करती है कि अंबेडकर ने भी नो दिखाओ किसी तरह से कि वो बीजेपी का हिमायती था। तो मैंने कहा जी, ये क्या खेल है? तो उसने मेरे को बड़ी ईमानदारी से कहा, कहता ब्रजेंद्र, ये तो राजनीतिक चीज है, अदरवाइज अंबेडकर जी का और हमारा तो कोई वास्ता ही नहीं पड़ता। तो मैंने कहा जी, वास्ता किस तरह से नहीं पड़ता? कहता अंबेडकर जी वो बात करते हैं जो समाज के अंदर जो इतना भारी भेद है अगड़े में और पिछड़े में, वो उसके ऊपर जोर डालते हैं। और हमारा जोर इस पर रहता है कि किसी भी तरह से ये जो भेद है ये लोगों ने दिखे ना और ये समझ में ना आवे। तो इसलिए अंबेडकर जी का नाम भी इस्तेमाल करने से हमारा काम चलता होगा, वो भी कर लेंगे, लेकिन विचारधारा के तौर पे हम कभी उनके साथ ना हो सकते, ना हैं और ना आगे कभी होंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए। रामनिवास जी ने कही, बड़ी पते की बात कही। मैं उस बहस में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन जो इन्होंने असली बात कही वो ये थी कि लोकसभा का जो चुनाव था उसमें तो पार्टी फिर भी ठीक कर गई बिना संगठन के, क्योंकि लोगों के मन में था कि बीजेपी को बाहर निकालना है। तो ना संगठन था, ना लोगों को बाहर वोट डालने के लिए निकालने की कोई मशीन थी, जो वर्कर ही होते हैं संगठन के माध्यम से। और बहुत कसूती गर्मी में वो इलेक्शन हुआ था, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने जाके वोट डाली, सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए। और ये सिर्फ हरियाणा में नहीं हुआ, ये बहुत राज्यों में हुआ है। और सबसे बड़ा उदाहरण इसका उत्तर प्रदेश हुआ, जहां 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान हुआ था राम मंदिर का, और हर आदमी ये मानकर चलता था कि 80 में 77 सीट तो कहीं नहीं गई बीजेपी की, मनमाना 80 की 80 आ जाए, और वो 33 पर लाके टिका दी वहां पे, सिर्फ इसलिए कि वहां के गरीब और पिछड़े को यह समझ में आ गया था कि ये तो सारा खेल जो है, जो प्रणाली, जो संविधान हमको मिला हुआ है, उसको बदलने की कवायद चल रही है सारी की सारी। मैं आपसे एक बात साझा करता हूं। मैं एक एमपी को जानता हूं, मेरे साथ एमपी थे, वो इलेक्शन हार गए वो, और जिससे इलेक्शन हारे वो मेरे ख्याल से देश का सबसे युवा एमपी बना है। मैंने उनसे एक दिन, मेरे को मुलाकात होगी, मैंने वैसे ही पूछा, जी आपके यहाँ वो युवा एमपी बना है बड़ा, आप हार कैसे गए? आप तो 3 बार के एमपी थे। मैं बोला, भाई ऐसा है, जब मैं इलेक्शन जैसे जैसे बढ़ा तो अपने गांव में और अपनी रिश्तेदारियां में जाना मुश्किल हो गया था। मैंने कहा क्यों? क्योंकि जहां भी मैं जाता, ये रिजर्व सीट थी, यूपी की रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, क्योंकि जहां भी मैं जाता मेरे को लोग यूं पूछते, भाई साहब यूं बताओ आपको 400 सीट किस लिए चाहिए? तो हम कहते भाई मजबूत सरकार बनेगी, शासन अच्छा चलेगा, जो देश में हम बड़ी बड़ी चीजें करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। यूं बोला 303 में नहीं होती वे। अब इस बात का ने बोला हमारे पास आके कोई जवाब नहीं था। कहता मजबूत तो तुम 303 में भी बता रहे थे, 400 क्यों चाहिए? तो ये चीज समाज के उस वर्ग ने पकड़ ली जिसको अपनी वोट की कदर है, भले ही वो अनपढ़ है, भले ही वो पिछड़ा हुआ है, भले ही वो शिक्षा से सबसे पीछे, लेकिन उनको समझ में आ गई कि यदि इस देश में हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी किसी माध्यम से है तो वो सिर्फ इस संविधान के माध्यम से है, और बीजेपी का असली खेल हमसे ये भी छीनने का है। तो वो उन्होंने धराशायी किया। तो रामनिवास जी ने जो बात कही कि लोकसभा के चुनाव तक तो ठीक था कि बीजेपी हरानी है, वो असेंबली आते आते यो गिरना है, ईब के इसका सरिया काटना है, ईब के अपने रिश्तेदारी में वोट डलवानी है, ईब का अपना गोताड़ा खड़ा हो गया, और ऐसी जगह वोट खिंडा दी लोगों ने कि बीजेपी बड़े आसानी से वहीं की वहीं दोबारा आके खड़ी होगी। पिछले 2 चुनाव में भी उनकी इतनी सीट नहीं आई थी जितनी इस बार आई है 2024 में। हम कांग्रेस वाले अपने आप को सांत्वना देते रहे कि 37 आ रही हैं, बहुत मजबूत विपक्ष है। ये मजबूत विपक्ष है, 1 साल से कोई आवाज सुनी है विपक्ष की आपने? ये कारण था जब हम निकले घर से,
कि इस कांग्रेस ने इकट्ठा कर लो, अभी भी प्रदेश में यदि कोई शक्ति है जो बीजेपी का मुकाबला कर सकती है, वो सिर्फ कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस तब जब वो पूरी कांग्रेस इकट्ठी खड़ा हो, जब पूरी कांग्रेस इकट्ठा खड़ा हो। ये नहीं है कि मैं फलाने का, मैं ढिमकाने का, क्या मजाक बना रखा है। उसमें कुछ सुधार हो जाएगा। ये जो नए जिला अध्यक्ष बनाए हैं, ये पहली शुरुआत है। अभी इनके आगे की कमेटियां बनेंगी, वो इसका दूसरा कदम होगा। उसके बाद ऊपर नीचे के और बदलाव होंगे, वो तीसरी चौथी कड़ी होगी। लेकिन ये चीज मेरा मानना है, ये सबको समझ में आनी शुरू होगी कि कांग्रेस एक होकर चलेगी तो हम बीजेपी से बहुत अच्छी तरह से उसका मुकाबला ही नहीं कर सकते, उसको हटा भी सकते हैं, लेकिन अगर खिंड के रहेंगे तो फिर वो हमको कहीं नहीं ले जाएगी। और इसी चक्कर में 3 इलेक्शन चले गए हरियाणा में, 3 जालिए, 2014, 2019 और 2024। एक डराने की बात बताऊं, जिस प्रदेश में भी कांग्रेस की 3 बार लगातार सरकार नहीं बनी, दोबारा पलट के नहीं आई है। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस हरियाणा में मजबूत है, क्योंकि कांग्रेस की जड़ें हरियाणा में बहुत ज्यादा मजबूत हैं। ये तो नेताओं को गलतफहमी हो रही थी कि हमारी वजह से पार्टी मजबूत है। पार्टी तो मजबूत लोगों की वजह से होती है। लोग अगर आपको मजबूती देंगे तो नेता मजबूत हैं, लोग मजबूती नहीं देंगे तो नेता का ही नहीं। कि जब इस यात्रा के बारे में सोचा गया, हमको बहुत लोगों ने कहा कि जी इनको कोई टाइम नहीं, कोई इलेक्शन नहीं, कुछ नहीं, क्यों पंगा ले रहे हो। और दूसरा ये, मैं इलेक्शन खुद हार रहा, यूं भी नहीं कि मैं बहुत बड़ा इलेक्शन जीत के आ रहा हूं और लोग मेरे बड़ी वाहवाही हो रही है, इलेक्शन हार रहे। लेकिन उसके बाद भी हमने एक प्रयास किया कि कोशिश करके देखते हैं, और मुझे बताते हुए इसमें कोई हर्ज नहीं है कि जिस प्रकार का प्रेम और जिस प्रकार का समर्थन इस समय सिर्फ जींद, हिसार या इस इलाके से नहीं, पूरे हरियाणा से मिलने लग रहा है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब ये यात्रा सड़क पे निकलेगी तो उसमें किस तरह से लोग जुड़ेंगे। पूरे प्रदेश की निगाह लगी हुई है इसके ऊपर। एक दूसरी चीज पे भी लग रही है, मैं उसके बारे में बोलूंगा नहीं क्योंकि मामला हाई कोर्ट में है, उस पर भी लोगों की नजर लगी हुई है। लेकिन राहुल गांधी जी ने वोट चोरी वाला जो मुद्दा उठाया है, आप सोच के देखो, आज के दिन बच्चे बच्चे को पता है वोट चोरी क्या होती है। ये उसा उसा सा स्लोगन है। जब मैं बचपन में छोटा था ना, तो कभी कोई बचपन की याद रह जाती है आदमी को। मेरे को आज भी याद है, मैं होगा सारा 7-8 साल का, रोहतक पढ़ा करता, तो वो कई जगह लिख रखा था, गली गली में शोर है, फलाना एक्शन चोर है। तो मेरे दिमाग में टिक रही थी वो सालों से, 45 साल हो गए। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा भी उसी तरह से लोगों ने पकड़ा है जिस तरह से ये नारे थे पहले वाले। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये किस लिए है? ये जो आपका असली अधिकार है उसको बचाने के लिए है। राहुल गांधी की सेहत पर फर्क पड़ा है कोई, लेकिन नहीं, भिड़ा हुआ है वो आदमी, पहले दिन से भिड़ा हुआ है। एक इकलौता राजनेता है पूरे देश में जो आरएसएस और बीजेपी से वैचारिक तौर पे, आइडियोलॉजी के नाते और सड़क पे और पार्लियामेंट में हर जगह उनसे भिड़ा हुआ है। हर बड़े राजनेता ने किसी ना किसी समय किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज किया है, कोई समझौता किया है। कईयों ने खुले में किया होगा, कईयों ने नीचे नीचे करा होगा, लेकिन वो व्यक्ति नहीं डिगा है। मेरी भी जो यात्रा के बारे में जो सोच बनी, मेरी भी प्रेरणा का स्रोत वही है कि जब वो व्यक्ति 4000 किलोमीटर चल सकता है, केरल से लेकर और कश्मीर तक नाप दिया उसने सारा का सारा। मैंने कहा हरियाणा तो छोटा सा, इतना तो करे सके हम। और यदि इससे हमारे प्रयास से यदि लोगों में जुड़ाव आता है, हमारे समाज में दोबारा से वो जो भावना है भाईचारे की वो बनी रहे, और उसके साथ साथ कांग्रेस को एक मजबूती मिले, तो हमको उससे ज्यादा क्या चाहिए। पद की लालसा नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा पद चाहिए नहीं। राजनीति में है तो स्वाभाविक सी चीज है, मेहनत करेंगे और लोगों का समर्थन होगा तो पद वद अपने आप आ जाते हैं, मांगने की जरूरत नहीं पड़ा करती। उसके बाद वो जब आप लोगों का रेला सड़क पर निकलेगा तो उसको पूरा देश देखेगा। ऐसा नहीं है कि वो हम जंगल में नाचेंगे और किसने देखे, सारा देश देखेगा उसको। और यही कुछ चीजें हैं जो आज आपके बीच में साझा करनी थी। देखिए,
बहुत समय हो गया, मैं अपनी बात सिर्फ इस बात से कह के बंद करूंगा। हरियाणा भी बदलेगा, देश भी बदलेगा, दोनों जगह सरकार भी बदलेंगी और कांग्रेस पार्टी भी बदलेगी। एक कवि हैं नीरज, उनकी सिर्फ एक पंक्ति से खत्म करता हूं, उसका सार वही है जो मैंने अभी कही बात। है बहुत अंधकार, अब सूरज निकलना चाहिए। है बहुत अंधकार, अब सूरज निकलना चाहिए। चाहे जिस तरह भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए और ये मौसम बदलेगा। ये अंधकार छटेगा, सूरज निकलेगा और कांग्रेस अपना परचम इस देश पे और प्रदेश पे दोबारा लहराएगी। इसी विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।